आज पढ़ लेते हैं बच्चों ईएम वेव्स। ईएम वेव्स में मेनली जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो उसको मैं लिस्ट कर देता हूँ और एक बार पहले भी करा चुका हूँ, मैं दोबारा करा रहा हूँ उसको। तो इसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली है इक्वेशन ऑफ ईएम वेव्स, दूसरी डिस्प्लेसमेंट करंट, और तीसरी इसमें मैक्सवेल इक्वेशन ले सकते हैं। कुछ चाहे तो प्रॉपर्टीज़ भी ईएम वेव्स की पढ़ सकते हैं। और लास्ट में जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो पढ़ सकते हैं। 5 चीज़ें लिख लो, है ना। तो इक्वेशन से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो हमारी ईएम वेव होती है, ठीक है, उसकी जैसे नॉर्मल वेव की भी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ वेव जो होती है ना, वो होती है इस फॉर्म में, y = a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस टाइप की, या प्लस के एक्स भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जो x होता है ये वेव के मोशन का डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर x शोज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव या प्रोग्रेस ऑफ वेव, ठीक है। तो अगर बस इसमें ध्यान रखना, अगर ये माइनस के एक्स है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और अगर प्लस के एक्स है तो नेगेटिव, उल्टा है, ठीक है। तो माइनस के एक्स मीन्स wave is traveling in नेगेटिव है तो कैसा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो पहले एक तो बात ये है, ठीक है। और इसमें जो x का कोफिशिएंट है k की जो वैल्यू होती है वो होती है 2π/λ। तो अगर किसी इक्वेशन में मुझे x का कोफिशिएंट पुट दे रखा है, जैसे 0.02 दे रखा है, तो यहाँ 0.02 लिख दो और कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि 2 और पाई तो नोन है, क्या निकल जाएगा, लैम्डा निकल जाएगा। वैसे जो ओमेगा होता है वो होता है 2π नोन। फाइन, बात समझ जाएगा। अब हमारी जो ईएम वेव होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बनी हुई होती है, ठीक है। और ईएम वेव की खासियत जो प्रॉपर्टीज़ में आएगी, पहली बात लिख रहा हूँ मैं कि ईएम वेव जो होती है आर द वेव्स which do not require medium for their propagation, चलने के लिए इन्हें मीडियम नहीं चाहिए भाई। वैक्यूम में, एयर में, कहीं पे भी, पानी में, है ना। कहते हैं ना कि ये वाला हमने टैंक बनाया, पानी में भी चलेगा, लैंड पे भी चलेगा, तो ये वाली वेव है हर जगह चलेगी, है ना। तो ईएम वेव्स हर जगह चलती है, बिना मीडियम के भी चलती है। और ऑब्वियस है वेव सारी की सारी जो होती है वो एनर्जी का प्रोपगेशन होता है, एनर्जी जो चले वही वेव है, ठीक है। तो चलने वाली एनर्जी ही क्या होती है, नहीं वेव होती है, कोई भी वेव। बहुत सारे फॉर्म है ना, केमिकल एनर्जी है ना, और हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, हीट एनर्जी है। तो एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म जो चलता हो, वो एनर्जी नहीं जो चलती हुई बॉडी में होती हो, जो एनर्जी ही चलती हो, जो चलती हुई बॉडी में होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। एक कार चल रही है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है, ये एनर्जी ही क्या करती है, चलती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं, मैंने बोला आपके कानों तक आवाज़ चली गई, तो क्या गई, एनर्जी। मेरे मुंह से कानों तक चली गई, आपके चली ना, तो क्या है, ये वेव है। ऐसी एनर्जी जो चलती है वो वेव है। और ऐसी एनर्जी जो चलते हुए जिसको मीडियम भी नहीं चाहिए, वो क्या है, ईएम वेव्स। अब एनर्जी है तो एनर्जी किसी चीज़ में तो कन्फाइन होगी। भाई आपने साउंड वेव की बात की, तो साउंड वेव में मैंने बोला तो मैंने अपने माउथ के पास के पार्टिकल को एनर्जी दे दी,
वो ऑसिलेट करने लगा, एनर्जी अगले को मिली वो ऑसिलेट करने लगा, एनर्जी अगले को मिली ये ऑसिलेट करने लगा। तो एनर्जी का सोर्स मैं था, मैंने एनर्जी दी जो चल चल के गई, और जिसको मिली वो उसने ऑसिलेट किया, तो उसने एक मीडियम का सहारा लिया आगे चलने के लिए। ठीक है, अब इसमें कह रहे हो जो EM वेव्स है इसको तो मीडियम में नहीं देंगे हम, मेरी बात समझ आ रही है? तो बिना मीडियम के चलने वाली वेव, तो फिर एनर्जी कैसे जाएगी? तो कहीं तो एनर्जी कन्फाइंड होगी, तो जिसमें कन्फाइंड होगी वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो EM वेव जो होती है दे आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला पॉइंट तो EM वेव के बारे में हो गया, ये प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। EM वेव्स आर वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एन मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दे आर इन फॉर्म ऑफ वेरिंग या ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर भी होता है ना, उस स्पेस में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, और कितनी एनर्जी स्टोर होती है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और मैंने पिछली क्लास में डेरिवेशन करवाया था आपको, हाफ LI स्क्वायर से उसको इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी थी उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया था, तो वो एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया था। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है हाफ, अब देखो वहाँ पर क्या होता है कि म्यू नॉट आता है, और उसमें भी आप देखोगे जैसे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, और जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट आई समथिंग समथिंग। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट नीचे और इसमें म्यू नॉट ऊपर है, तो यहाँ अगर एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड में कैसा आ जाएगा? नीचे, तो इसमें म्यू नॉट नीचे आ जाएगा और E की जगह आ जाएगा B, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर्मूला याद करना मैंने सिखा दिया ना। तो हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बनी हुई होती हैं, तो यही एनर्जी कैरी करके ही ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक और चीज़ निकाल सकते हो आप कि स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है बच्चों C, जो साइंटिस्ट ने निकाला, ये फॉर्मूला है वैक्यूम में, और जो दूसरा कोई मीडियम होगा तो उसमें वहाँ की परमेबिलिटी और वहाँ की परमिटिविटी आ जाएगी। तो म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है ये फिक्स है 4 पाई 10⁻⁻7 है ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फिक्स है हमें पता है 8.85 10⁻12। तो ये वैल्यू डाल के कैलकुलेट करेंगे अगर, तो ये हमारा आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो क्योंकि जो EM वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बनी हुई है, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा की एनर्जी होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी होगी, दोनों अलग अलग नहीं हो सकती। ठीक है, तो इन EM वेव, इसको अंदर ले लें बेटा, इन EM वेव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू व्हाट? नहीं, इक्वल टू एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, कांस्टेंट तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मतलब हमारे हम कहते हैं ना कि भाई ये 40 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब, 60 वाट का बल्ब जो है वो ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कैसा होगा? ज़्यादा होगा ऑब्वियस है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे होंगे? ज़्यादा। ठीक, तो यहाँ पर एनर्जी दोनों की, पर जो भी कोई भी हो, दो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं तो दोनों की एनर्जी कैसी होगी? बराबर। तो दोनों को बराबर रख देते हैं, हेंस एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इक्वल टू हाफ B स्क्वायर म्यू नॉट। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? काटो फिर, हाफ से हाफ गया और E स्क्वायर बाय B स्क्वायर इक्वल टू क्या गया? एप्सिलॉन नॉट नीचे चला गया ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। व्हाट यू गेट? E by B is what? 1 by म्यू नॉट, and what is that? Speed of light। तो E by B आज से याद रखना क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। बात समझेगी?
और फिर ठीक है, वैक्यूम में स्पीड इनकी कांस्टेंट रहती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है, अलग अलग मीडियम में अलग होती है, फिर वो बाकी तो प्रॉपर्टीज आप पढ़ सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? रब कर दूं भाई? तो वीडियो बना दिया मैंने, घर पे भी देख सकते हो इसको। और वो क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए, फॉलो, लाइक, हाँ मतलब करो ना करो कोई फ़र्क पड़ता है, वीडियो देख लेना, अपने पेपर अच्छे चले जाएंगे, ठीक है। बाकी से इतना वायरल करो कि जिनको आता भी एम वेव्स उनका भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, समझ आ गई बात? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बना हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हो जाएगी E इक्वल टू वाई की जगह E, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बदलती रहेगी, है ना। A कितना हो गया, E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस kx, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, B नॉट ओमेगा टी माइनस kx। एक फ़र्क हो रहा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का मोशन का डायरेक्शन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो मान लो ईएम वेव ऐसे जा रही है एक्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगा। वाई डायरेक्शन कौन सा हो गया ये, तो इसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो तीसरी डायरेक्शन क्या हो गई, जेड, इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तीनों फील्ड से एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है ना। मतलब तीनों चीजें, वेव मोशन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इस चीज़ को इक्वेशन में कैसे शो करेंगे, तो इलेक्ट्रिक, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ पर लिख दो वाई। तो मैंने लेफ्ट साइड पे कुछ किया तो राइट साइड पे भी कुछ करूँ, यहाँ लिख दो जे कैप, है ना। तो जे कैप का मतलब ये डायरेक्शन क्या होगी, वाई डायरेक्शन होगी। इसमें लिख दो जेड और यहाँ लिख दो जे कैप। बात समझ आ गई, ये इक्वेशन। तो क्वेश्चन मोस्टली ये आ सकता है, कोई एक इक्वेशन दे दे आपसे कि ई की इक्वेशन दे दे 200 साइन ऑफ, फिर यहाँ पर भी कुछ लिख दे 500t माइनस समथिंग से 0.02 x, है ना। और फिर आपसे पूछ ले व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द वेवलेंथ, तो x का कोफिशिएंट 2π/λ लिख दो, वेवलेंथ आ जाएगी। t का जो कोफिशिएंट है उसको 2π लिख दो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ना। इसको क्या लिख दो 2π और इसको क्या लिख दो 2π/λ, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आ जाएगी। और फिर अब वो कहेगा मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखो अब, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखने में क्या करना है आपको, Vy और वो वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, E0/B0 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ E0 दे रखा है 200, तो क्या निकल जाएगा V0, तो यहाँ V0 की वैल्यू डाल देना, वो हाँ Vz है ना, और P0 लिख देना निकाल के, और फिर ये साइन, ये चीज़ सेम ही रहेगी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ठीक है। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया। रब कर दूँ ना, तो हमारा ये काम ख़त्म हो गया और प्रॉपर्टीज़ का काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की, फिर थोड़ा सा मैक्सवेल इक्वेशन देखते हैं क्या मामला है। ओके बच्चों, बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की। डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में आया कि जो हमारी ईएम वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बनी हुई है, ठीक है। तो मैक्सवेल ये समझना चाहता था कि आखिर ऐसी कोई चीज़ कैसे हो सकती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाए, ठीक है। तो उसने एक बहुत ही यूनिक चीज़ ढूंढी जो आज भी कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन में उसमें क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसको वेरी करना शुरू कर दें, मान लो हमारे पास एक मेटल की प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा होगा ना,
तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ना आप वेरी करने लगो, यानी पीछे से चार्ज को क्या करने लगो, वेरी। तो ये यहाँ पर एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। और वैसे मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से होता है, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग करंट भी तो कोई होगा, ठीक है। तो वो करंट जो होता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अ करंट विच इज originated from a varying electric field is called displacement current, and due to that current we have magnetic field. Got the point? तो इसने इस जो चीज़ मैंने इतनी सीधी सी बना दी उसको थोड़ा सा घुमा के पेश किया। उसमें क्या किया, उसने कहा कि भाई एक कैपेसिटर ले लेते हैं हम, और एक कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कनेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पर चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं, तो जिस वक्त हम इसको चार्ज कर रहे होते हैं, तो मान लो ये प्लेट नेगेटिव हो रही है क्योंकि नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है, पॉजिटिव हो रही है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के यहाँ जा रहे हैं, बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है और यहाँ जाके जमा कर रही है। तो जिस वक्त इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहे हैं तो करंट ऐसे जा रहा होगा ना, और जहाँ करंट वहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा। मैं तार के अराउंड एक लूप ले लेता हूँ और उसमें एम्पियर सर्किट लॉ लगा देता हूँ, B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ भी लगाया तो B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। फिर उसने कहा यहाँ लगाते हैं हम, तो यहाँ तो आई नहीं, तो B.dl कितना आ गया, 0। तो उसने कहा दिस शुडंट बी देयर, बिकॉज अगर मान प्लेट्स को मैं इनफाइनाइटली क्लोज ले लूँ और फिर हम यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ लगाएं, यहाँ अप्लीकेबल है, यहाँ अप्लीकेबल है, फिर बीच में अप्लीकेबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कॉन्सेप्शनली। ये इनकन्सिस्टेंसी नहीं हो सकती। अगर यहाँ अप्लीकेबल, यहाँ अप्लीकेबल है, बीच में अचानक गायब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। करंट जो है कॉन्टीन्यूस होना चाहिए और एम्पियर सर्किट लॉ भी हर जगह अप्लीकेबल होना चाहिए। तो इसको उसने समझने के लिए उसने ये देखा कि जब बाहर की तारों में करंट होता है तो बीच में प्लेट्स में क्या चेंज आ रहा होता है। तो चेंज क्या हो रहा होता है, इनमें चार्ज बढ़ रहा होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होता है, यानी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो वेरी करता होता है। तो उसने वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ना लेके उसने लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर है क्या, वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नहीं, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ आता है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से ईएमएफ नहीं आता है ना। तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर है, तो उसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिख लिया फाई ई, दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू E.A, और E कॉस थीटा, कॉस 0 लिया जा सकता है क्योंकि एरिया आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो EA। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स के बीच में होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, और सिग्मा को भी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये बेसिकली, तो Q/A है ये। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी, है ना। एप्सिलॉन नॉट उधर चला जाएगा तो यू विल गेट Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई ई, राइट। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दो बस। तो वंस यू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t, तो dQ/dt इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई E/dt। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो करंट ही हो सकता है ना, तो इस करंट को उसने नाम दे दिया, कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई E/dt, तो ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा उस रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो जो क्वांटिटी हमारे पास आती है वो करंट होती है, समझा गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्हें एम्पियर सर्किट लॉ को भी बदल दिया, ठीक। फिर उसने कहा मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। क्या बना दिया इसको, B.dl इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID कर दिया ऐसा। तो उसने कहा कि बाहर की तार में ID नहीं है, IC है, और प्लेट्स के बीच में ID नहीं है, सॉरी ID है, IC नहीं है। दोनों में से एक ना एक करंट तो होगा ही, और दोनों करंट्स में से कोई एक होगा तो एम्पियर सर्किट लॉ थ्रू आउट अप्लीकेबल हो गया, करंट की कॉन्टिन्यूटी हो गई, ठीक है। आ रही बस समझ। तो यही तो चाहिए था कि करंट कैसा हो जाए, कॉन्टिन्यूस, एम्पियर सर्किट लॉ हर जगह अप्लीकेबल हो जाए, कोई दिक्कत, आगे समझ। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया।
तो दूसरा टॉपिक भी हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तीसरा मैक्सवेल इक्वेशन, फटाफट लिख लेते हैं और ये चैप्टर बस ख़त्म होने जा रहा है। इतना सही था बस। तैयारी कैसी भाई? तैयारी कैसी है? डाउट है? डाउट क्लियर करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस पेपर बढ़िया करके आया ना, क्लास में नंबर 1 नंबर 2 ही रहना, उससे नीचे नहीं जाना। आ रही है ऐसी कोई पोजीशन नहीं आ रही अभी तक? तेरे को किसने काटा है फिर? तू भी कर मेहनत, लेके आ। अच्छा लड़का इतना बढ़िया, और क्या चाहिए? हो गया भाई? नहीं, क्लास में जितने बच्चे हैं वो सारे ही अच्छे हैं। थोड़ी सी कोशिश करोगे तो पोजीशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पर तुम लोगों का खुद का ही कॉन्फिडेंस वीक है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने पहले ही सोच रखा हमें नहीं आना फर्स्ट। क्वारा पे क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि जेई में नंबर AI1 कैसे आएगी। एक लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है क्वारा पे कि जेई में AIR रैंक 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा क्वारा से पूछ रहा है, तेरी नहीं आ रही पे। मतलब, और चलो एक ने क्वेश्चन पूछा, लोगों ने आंसर किया। कितने वेले लोग बैठे हुए हैं, ये सोचो। लोग बता रहे हैं कि कैसे आएगी। पढ़ मतलब बस गूगल करो, क्वारा पे पूछो, ट्विटर सब पे डाल दो। ओके बच्चों, तो बात आ गई मैक्सवेल इक्वेशन की। मैक्सवेल बड़ा स्मार्ट साइंटिस्ट था, इसने कुछ नहीं किया, 4 इक्वेशन 4 साइंटिस्ट के लिए, और उनको नाम दे दिया क्या? मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, 4 जो इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन है गॉस की, गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सब जानते हैं E.ds इक्वल टू Q/ε0। फिर इसने कहा कि जब गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक की होगी तो गॉस थ्योरम मैग्नेटोस्टैटिक भी, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की बनी हुई है ना वेव, तो उन्हीं की बात करेंगे बस। तो फिर गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, तो क्या हो गया? B.ds इक्वल टू 0। क्योंकि ना चार्ज का जो काउंटर पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड में वो है पोल, मैग्नेटिक पोल, और मैग्नेटिक पोल आइसोलेटेड होता नहीं, तो B.ds क्या हो जाएगा? 0। तीसरा है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसको उसने मॉडिफाई कर दिया था। तो B.dl इक्वल टू μ0 IC + ID। तो देखो उसने कहा कि भाई एक E.ds वाला लॉ हो गया, एक B.ds वाला लॉ हो गया, एक B.dl वाला हो गया, तो अब क्या चाहिए फिर? एक E.dl वाला। तो E.dl वाला भी देख लेते हैं। E.dl वाला आएगा कहाँ से? देखो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं ना। तो dV इक्वल टू -EdR, दोनों साइड इंटीग्रेशन डाल दो, तो V इक्वल टू EdR, और V क्या है? पोटेंशियल है ना, इसको EMF भी ले लो अगर ओपन सर्किट कहते हो, है ना। तो E.dr बन जाएगा, बस dr की जगह dl ले लो। और EMF कब आता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ, बस। तो लास्ट जो इक्वेशन है वो क्या है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये लिखना जरूरी है, क्योंकि फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस में भी 2 लॉ दिए हैं, है ना। 4 लॉ दिए टोटल, 2 EMI के हैं और 2 इलेक्ट्रोलिसिस में है। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, क्या है फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? कौन बताएगा? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, 2 लॉ है ना। हाँ, वर्क जितना वेट डिपॉजिट होता है वो चार्ज के पोलैरिटी प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रोड। 2 थे, 2 एक और। 2 और इसका था कि इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट, अगर करंट सेम है, सीरीज में जा रहा है 2 इलेक्ट्रोलाइट से, तो उनका इक्वल अमाउंट डिपॉजिट होगा।
रेशियो ओके नहीं बिल्कुल आने चाहिए ऐसी चीज़। तो ये हो गया हमारे पास, ई की जगह उसने लिख दिया ई डॉट डी एल। इसी बार 12th में ही है ना तुम्हारे पास, डी फाई बी बाई डी टी। लिख लो भाई, चारों हो गए। तो बता इलेक्ट्रिसिटी के दोनों लॉ। और दूसरा था अगर हम दो अलग अलग सेल में सेल में ले रहे हैं तो दोनों का मास डिपॉजिट होगा और उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। हाँ, इक्विवेलेंट वेट का रेशियो सेम होगा, मास का रेशियो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होता है। ये लॉ क्यों है सेकंड वाला, उसके पीछे लॉजिक क्या है? दोनों में सेम करंट जाएगा। नहीं तो इक्विवेलेंट वेट के इक्वल क्यों आ रहा है वो? क्योंकि वेट उससे करंटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। और वो चलो कोई नहीं, इस बाद में डिस्कशन करेंगे, पर काम का पॉइंट है। मैं ये क्वेश्चन सोच के रखना केमिस्ट्री में, बढ़िया क्वेश्चन है। सेकंड लॉ का बेसिक सोच के रखना, कुछ काम की बात है वहाँ सीखने के लिए, ठीक है? समझा की बात? लास्ट में क्या बच गया हमारे पास? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम में तुम्हें क्या करना है, मैंने नोट्स भेजे हैं तुम्हारे पास, उसमें ना हर एक टाइप की वेव जो है, जैसे माइक्रोवेव हो गई और रेडियो वेव हो गई, वो कैसे प्रोड्यूस होती है और उसका क्या यूज़ है वो याद कर लो बस, ठीक है? चैप्टर खत्म हो गया। और एक जगह ऐसा कुछ मोमेंटम इम्पार्टेड बाई ई एम वे भी दे रखा, तो ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर होता है। इसमें ना ई इक्वल टू एम सी इंटू सी लिख दो, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम लिख दो, तो ई इक्वल टू पी सी। तो पी कितना हो गया? ई बाई सी, ठीक है? और एक वैसे तो शायद ही आएगा, लेकिन एक रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा, तुम ना उसको गूगल करके एक लिख लेना, रेडिएशन प्रेशर का। अगर कहीं आ जाए तो फॉर्मूला बस लिखाना देखना भाई, ठीक है? जब वेव पड़ती है ना तो वो कहते हैं कि क्योंकि फोटोन्स है हिट करते हैं तो मोमेंटम पार्ट करते हैं, उसकी वजह से फोर्स लगती है, फोर्स अपॉन एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा। वो देख लेना, बाकी तो नहीं लगता कुछ भी है। और मैग्नेटिज्म में तुम्हारे उसमें ना बस एक पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और वो जो तीन तरह के सब्सटेंस है ना, तो उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक होता है डायमैग्नेटिक, है ना? डायमैग्नेटिक वो होता है जिसके मॉलिक्यूल या एटम के अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी नहीं होती, जिसमें डाइपोल मूवमेंट होता ही नहीं, ठीक है? और पैरामैग्नेटिक में होता है, और फेरोमैग्नेटिक में डाइपोल मूवमेंट होता है, और जिनमें डाइपोल मूवमेंट होता है उनके डाइपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन वाले मॉलिक्यूल्स ग्रुप बना के रहते हैं, और उन ग्रुप्स को हम डोमेन कहते हैं। जैसे अगर मैं एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लूँ तो इसके किसी भी मॉलिक्यूल में कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है? बस ऐसे ही है, जो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? तो ये वो बच्चा है जिसमें इंटेलिजेंस ही नहीं, डायमैग्नेटिक, ठीक है? इसको मैग्नेटिक बनाने की कोशिश करते रहो, इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको समझाओ तो तुम बाद में कहते हो यार गलत बात तो नहीं कर ली इससे कुछ, है ना? ये तो हमारे गड़बड़ कर देगा कुछ, ठीक है? तो ये ऐसा सब्सटेंस क्या होता है? डायमैग्नेटिक। ये मैग्नेटाइज होगा ही नहीं, ये तुम्हारे मैग्नेट को ही खराब कर देगा, ठीक है? पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है? लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके डाइपोल मूवमेंट्स जो होते हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऐसे, और एक दूसरे से उनका कोई लेना देना नहीं होता। और इसको मैग्नेटाइज करो तो ये अलाइन हो जाते हैं, और अब ये मैग्नेट बन गया, है ना? और अगर फेरो है हमारे पास, तो फेरो में ना एक पूरा रीजन ऐसा होगा जिसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका डाइपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होगा। तो इससे क्या होता है कि इसमें ना कोई मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट नहीं है, डोमेन्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस रीजन को क्या कहते हैं? डोमेन। तो अगर इसमें अलाइनमेंट होना है तो पूरे डोमेन का होना है, सिंगल सिंगल का नहीं होना। और डी अलाइनमेंट भी होना है तो वो भी डोमेन का होना है। तो इसीलिए अगर ये एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो आराम से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। डीमैग्नेटाइज करने का क्या तरीका है? गर्म कर दो, एनर्जी मिलेगी, वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे फिर से। तो इसको गर्म करने से बहुत जल्दी ये मैग्नेटाइज अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा, ये नहीं लूज करेगा, ठीक है?
पर हाँ ये कि ऐसा हो सकता है इसको गर्म करने से कुछ कुछ ऐसा हो जाए, डोमेन टूटने। हाँ, तो अगर कोई ऐसा टेम्परेचर है जिस पे फेरो पैरा बन जाता है तो उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहते हैं? ठीक है, तो एट विच फेरो चेंजेस टू, ठीक है। एक चीज जो होती है वो होती है परमेबिलिटी, तो तुम जानते ही हो, इसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो रिलेटिव परमेबिलिटी होगी। एक होती है कि हमने किसी चीज को मैग्नेटाइज किया, ठीक है, और ये मैग्नेटाइज हो गई, तो जो हमने मैग्नेटाइज करने के लिए एफर्ट लगाया उसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और उसका क्या फॉर्मूला होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया डिवाइडेड बाय इट्स परमेबिलिटी, तो इसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या कहते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय द परमेबिलिटी। ये हमने लगाया और वो मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। तो जो चीज़ उसमें आई उसको कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आई होता है क्या चीज़? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या है? डाइपोल मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। आगे बस समझ, किसी भी सब्सटेंस के लिए जो उसमें मैग्नेटाइजेशन आया है डिवाइडेड बाय जितना हमने एफर्ट लगाया है, उसके रेशियो को ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ठीक है, इनके बीच में रिलेशन निकालना हो तो एक स्पेसिमेन ले लो और उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, ठीक है, जिससे ये जो अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड उस ये एयर में जो वैल्यू है वो कितनी है? बी नॉट। एयर में जो वैल्यू है कितनी है? बी नॉट। ये मैग्नेटाइज हो गया। अब इसमें जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुआ उसकी वजह से जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो है से बी आई। कितना है? बी आई इंड्यूस हो गया। और अंदर दोनों ही हैं और बाहर भी दोनों ही हैं, ठीक है। तो अंदर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड हम मटेरियल के अंदर है तो उसको सिर्फ लिखेंगे बी और बाहर के लिए लिखेंगे बी नॉट प्लस बी आई। आ रही बात समझ? बी नॉट जो हमने लगाया और बी आई जो उसमें इंड्यूस हुआ है। ये क्योंकि एयर में है तो इसकी जगह लिख देंगे म्यू नॉट एच हमने जो लगाया, और इसमें जो इंड्यूस हुआ है उसके लगे म्यू नॉट आई। मेरी बात समझ आ गई ना? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गया उसको। और इसकी जगह क्योंकि हम अंदर है मटेरियल के लिए क्या लिख देंगे? म्यू एच। म्यू नॉट को कॉमन लो और म्यू के नीचे ले आओ। यहां तक समझ आ रहा है? ये म्यू आर बन गया। एच को भी नीचे ले जाओ तो 1 प्लस आई बाय एच, तो ये म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई हो गया। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी आ जाता है। रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। अब एक चीज़ याद करने की है यहाँ पर, मतलब पेपर में भी आती है बहुत, कि म्यू आर की वैल्यू तीनों मटेरियल्स के लिए कैसी हो सकती है, ठीक है। और इसको पता लगाना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। म्यू आर निकालना है तीनों मटेरियल्स के लिए। डायमैग्नेटिक ऑब्वियस है, उसमें मैग्नेटिज्म है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्यों पास होने देगा अपने थ्रू, तो उसका म्यू म्यू नॉट से कैसा होगा? कम। अगर न्यूमरेटर छोटा होगा ये बड़ा होगा तो म्यू आर लेस देन 1 आएगा, है ना। फॉर डायमैग्नेटिक म्यू आर इज लेस देन 1। फॉर पैरा म्यू आर ग्रेटर देन 1, और फॉर फेरो नहीं मच मच ग्रेटर देन 1, और ज़्यादा बड़ा होगा। पैरा का ही एनहेंस्ड फॉर्म है फेरो, है ना। ये ऐसा नहीं है कि एक जीरो पे एक -1 + 1, नहीं, एक नेगेटिव साइड पे है और बाकी दोनों पॉजिटिव साइड पे हैं, और एक में पॉजिटिव में भी काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। एक तो ये डायमैग्नेटिक है जिसका थॉट नेगेटिव है, इसको कुछ भी लाइफ में उल्टे सीधे काम कर रहा है, ये अच्छे काम कर रहा है, ये बहुत अच्छे कर रहा है, ये दोनों अच्छे वाली साइड। आगे बस समझ। अब ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करो। देखो काई जो है वो है म्यू आर -1, तो आप सोच के देखो जिसके लिए म्यू आर 1 से छोटा होगा काई उसके लिए कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसके लिए काई कैसा हो गया बेटा? नेगेटिव। और इसके लिए काई ऑब्वियस है ग्रेटर देन 0 है, और इसके लिए ग्रेटर देन 0 ही है और लार्जर है ना, लार्ज वैल्यू है।
लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि वो अच्छा मैग्नेटाइज हो जाता है। आगे बस समझ। और इनकी ना मैं टेबल भेज दूंगा जहाँ पर कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिखी होंगी, कौन कौन से होता है, एग्जाम्पल भी लिखे होंगे। एक जो क्वेश्चन आ जाता है इसमें, एक ना कई बार काई का ग्राफ मतलब बना देते हैं, I/H कर देते हैं, उसका स्लोप ऑब्वियस है काई देगा, I/H है ना, काई है। तो इसमें 3 ऐसे बना देंगे, यूं यूं और यूं, और फिर पूछेंगे कौन कौन क्या है। ये नेगेटिव स्लोप दे रहा है तो ये क्या हो गया, डाया, ये पैरा, ये पैरा, बस एक ही आ गया। ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होती है, होनी भी चाहिए। और C/T लिख देते हैं, इसको क्यूरीज लॉ कहते हैं, और C क्यूरीज कांस्टेंट है। ठीक है। अब कोई कह दे यहां से ग्राफ बना लो, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना, ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, 2 मैग्नेट्स ले लेते हैं ऐसे, और फिर उसमें ना एक बाउल रख के उसके ऊपर डायमैग्नेटिक या कोई मटेरियल, तीनों में से रख देते हैं, मैं डाई ले रहा हूँ, डाई मटेरियल डाल देते हैं, डायमैग्नेटिक। फिर कहते हैं भाई अब ये कैसा बिहेव करेगा, क्या इसका लेवल सेम रहेगा या अलग आएगा। तो मैग्नेटिक्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, और इसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं है डायब, तो ये बीच वाले रीजन से हट के किनारे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। आ रही बात समझ। लेकिन इसी में उन्होंने क्या किया, एक बार जेई वालों ने ऐसा किया था, फिर उसको CBSE ने फॉलो किया। वो कहते हैं मैग्नेट को दूर दूर रख दें और फिर ये बाउल रखें तो क्या होगा, तो अपना बीच का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है, कॉन्टिन्यूटी टूट जाएगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा और पोल्स पे ज़्यादा रह जाएगा। तो यही डाया फिर ऐसा बिहेव करना शुरू कर देगा, है ना, यहाँ कम हो जाएगा और यहाँ। तो ये ध्यान रखना है ना, अगर ऐसा घुमा के क्वेश्चन दे तो वो बस ये है कि डाया हमेशा उस फील्ड में रहना चाहता है जहाँ स्ट्रॉन्ग वीकर फील्ड है, और पैरा और फेरो जहाँ स्ट्रॉन्गर होते हैं वहाँ रहना चाहते हैं। इसके अलावा जो डेरिवेशन हमने वो किए थे ना डाइपोल के, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और टॉर्क के, वो डेरिवेशन यहाँ भी आते हैं। ठीक है। और उस डेरिवेशन में बस आपको क्या चेंज कर देना है, किन चीज़ों को बदल देना, वो मैं बता देता हूँ। तो आपका जैसे एक्सियल लाइन है, तो यहाँ पर हमारे पास +Q चार्ज, यहाँ -Q चार्ज, और ये डिस्टेंस 2 है। तो यहाँ पर x डिस्टेंस दूर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, क्या फॉर्मूला बताओ एक्सियल लाइन का, 2kp/x² - a² का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, B आएगा, 2 की जगह 2 ही आएगा, k की जगह आएगा μ0/4π, P की जगह डाइपोल मोमेंट m आएगा, ये वही चीज़ रहेगी। कोई दिक्कत? वैसे ही हर एक में ये रिप्लेसमेंट करना है। ठीक है। तो क्या क्या रिप्लेस करना है, E को रिप्लेस करना है B से, K को रिप्लेस करना है μ0/4π से। ठीक है। P को रिप्लेस करना है डाइपोल मोमेंट M से। M जो होता है, P वहाँ पर क्या होता है, Q × 2a, तो यहाँ क्या है M × 2a, और M और M में क्या फ़र्क है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये पोल स्ट्रेंथ है। आई बात समझ। फिर टॉर्क का P sin थीटा वो MB sin थीटा हो जाएगा। बाकी तो कुछ कराने की जरूरत नहीं है ना, बस यही है चैप्टर, तो दोनों मैंने करा दिया। ठीक है, कर दिया भाई।